Good morning, students. Today we are going to continue our chapter. Why do we need parliament? Yesterday we start this chapter part 1 and today we are going to continue part 2. तो यहाँ तक जो है वो ये चैप्टर हमने कर लिया था नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़ तक. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. तो हमारी गवर्नमेंट कैसे हम चूज़ करते हैं. तो पार्लियामेंट जो है उसमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. तो इन तीनों को मिला के जो है वो पार्लियामेंट बनती है. और आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन जो है वो मतलब लोग जो हैं एमपीज़ चूज़ करते हैं जो लोकसभा के एमपीज़ होते हैं, मतलब लोकसभा में मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होते हैं. और वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट में से जो पार्टी मेजॉरिटी विन होती है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी एमपीज़ होते हैं, वो पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट क्रिएट करती है, बनाती है. और उसी पार्टी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. तो इस तरह से और जो है हमारी गवर्नमेंट बन जाती है. उसके बाद जो है जो सेकंड मेजर पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है. मीन्स अगर हमारे पास 545 सीट्स हैं उसमें से 2 सीट्स हमारी आर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियंस. ठीक है, एंग्लो इंडियंस मीन्स जो कुछ ब्रिटिशर्स के इंसेस्टर्स हैं. तो जब हमारी डेमोक्रेसी फ्रेम की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि हर कम्युनिटी जो है वो इसको रिप्रेजेंट करे. तो इसलिए उनके लिए भी जो है वो 2 सीट्स रिज़र्व रखी गई हैं. तो 543 सीट्स में से अगर कोई पार्टी 272 सीट्स जीत जाती है तो वो पार्टी जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. और उसके बाद आता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज़ टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. तो लोकसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको चूज़ करना. तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में जो भी लॉज बनते हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो उनको इम्प्लीमेंट कराती है. और इसी को हम नाम दे देते हैं गवर्नमेंट. तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का एक लीडर होता है रूलिंग पार्टी का. फ्रॉम द एमपी हु बिलोंग टू हर पार्टी द पीएम सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस. तो पीएम जो है वो अपने अदर मिनिस्टर्स को चूज़ करता है एग्जीक्यूटिव में काम करने के लिए. और जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो इस तरह से जो है वो सारे मिनिस्टर्स चूज़ हो जाते हैं. ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पार्टी टू विन. तो ये देखा गया है पिछले टाइम में कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं तो किसी भी सिंगल पार्टी को 50 प्लस जो है वो वोट्स नहीं मिले हैं. अब मान लीजिए एक को 40 मिले हैं, एक को 10 मिले हैं, एक को 15 मिले हैं. तो अब ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कोलिशन में आ सकती हैं. मतलब ये उनकी विल है कि मतलब ये है कि जो भी माइनर पार्टी होती है वो एक मेजर पार्टी के साथ मिलकर कोलिशन टाइप की गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिसको मिली जुली सरकार हम बोलते हैं. ठीक है. तो उसके बाद जो है वो आता है कि राज्यसभा जो है फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट. तो ये जो है पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट का ही सेकंड ऑर्गन है राज्यसभा जो है. और इट कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. तो कोई भी लॉ अगर बनाना है तो हर बिल जो है वो राज्यसभा से पास होके जाएगा. और उसके बाद जो है इट इज़ देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज. तो इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हर लॉ को रिव्यू करना और ऑल्टर करना इफ़ नीडिड. तो द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. तो ये जो भी हमने विधानसभा के मेंबर्स चूज़ करे, मतलब अपने एमएलए चूज़ करे स्टेट्स के, तो वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. तो 245 सीट्स हैं हमारी राज्यसभा में, और जिसमें से कि 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं. और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये 12 मेंबर्स ये बिलोंग करते हैं किसी भी आर्ट से या लिटरेचर से. तो इस तरह से इनके फील्ड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं. उन फील्ड्स के जो भी अच्छे लोग होते हैं उन फील्ड्स में काम करने वाले, तो उनके लिए ये सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं. जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर या और भी फिल्म स्टार्स होते हैं तो और भी बहुत स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार, लिटरेचर से बिलोंग करने वाले लोग, तो इनको जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. तो 233 हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो वेरियस स्टेट से चूज़ किए जाते हैं. तो उसके बाद आता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. तो द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर. तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक क्वेश्चन आवर के साथ स्टार्ट होती है. और क्वेश्चन आवर का मतलब होता है कि जो अपोजिशन पार्टी के एमपीज़ हैं वो रूलिंग पार्टी के एमपीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम की हैं उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, या फिर
क्या उसमें कमियां रही हैं। तो इस तरह से जो ओपोजिशन का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी में। तो क्योंकि अगर ओपोजिशन नहीं होगी तो गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। हम और आप जाके तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को एमपीज़ के थ्रू गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट रन करने में और उसको इफ़ेक्टिवली रन करने में। तो they highlight the drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। तो जो है वो गवर्नमेंट की जो भी उसमें खामियां रह गई हैं उस पॉलिसीज़ में उनको हाईलाइट करते हैं सो दैट फर्दर उनको इम्प्रूवमेंट किया जाए उनमें। तो ये क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये 48 क्वेश्चन नंबर 48 था जो कि 15, 12, 17 को आंसर किया गया था। तो इसमें वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से क्वेश्चन किया गया था कि वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू कन्वर्स वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन इन द कंट्री, कि क्या गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ को कन्वर्स करने जा रही है, और ऐसा है तो डिटेल्स दिखाइए हमें, और अगर ऐसा नहीं है तो रीज़न्स दीजिए कि क्यों नहीं किया है। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना वैल्यूएबल फीडबैक देती है एंड ऑन इट्स टोल्ड बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज़, मतलब वो हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसिस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। तो किसी भी तरह के मैटर के लिए गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट का कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है वो एमपीज़ हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ मेकिंग। तो हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट में हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइक कुछ देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज वेल एज also members from regional parties, ठीक है। ग्रुप्स एंड पीपल्स अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। तो बहुत सारे मतलब सीट्स भी रिजर्व्ड हैं कुछ दलित्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस सेपरेट अस it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation। तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो थोड़ी सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मार्जिन पे हैं, मींस बहुत उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो सीट्स रिज़र्व की गई हैं SC STs की, दलित्स की, आदिवासीज़ की पार्लियामेंट में। तो सिमिलरली इट हैज़ बीन मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन। तो बहुत सालों से ये एक मुद्दा है कि वीमेन की सीट भी रिज़र्व होनी चाहिए। तो अब इसको ये है कि हमने जब देखा 60 ईयर्स अगो सिर्फ 4% वीमेन जो हैं वो एमपीज़ थी, और अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए उनमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है वीमेन का, ओनली 11% वीमेन आर एमपीज़, ठीक है। तो अब नो डाउट नंबर बढ़े हैं, बट अगर देखा जाए तो विमेन की पॉपुलेशन तो 50% है, मतलब हमारी ओवरऑल सोसाइटी में 50% मेल और फीमेल है अप्रोक्स। तो उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, 11% इज़ नॉट इनफ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विमेन के लिए भी सीट रिज़र्व करने की बात चलती है, लेकिन वो अभी लॉ पास नहीं हुआ है। द फैक्ट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स इन आंसर्स इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड फेथ दैट द पीपल इन इंडिया हैव द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लोगों का फेथ रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो हम सब लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।